5 सासों का ससुराल। ये कहानी शुरू होती है प्राची के घर से, जहां उसके दरवाजे के बाहर चप्पलों का ऐसा जमावड़ा लगा हुआ था मानो अंदर लंगर बट रहा हो। ये मुकेश भाई साहब के घर के बाहर इतने सारे चप्पल क्यों हैं? देखकर तो लगता है पूरा का पूरा गांव आ गया इनके घर में। इतने रिश्तेदार तो इस शहर में इनके हैं नहीं। ये रिश्तेदारों के चप्पल नहीं है भाई साहब, ये तो उनके चप्पल है जो फ्यूचर में प्रदीप के रिश्तेदार बनने वाले हैं। आप ही सोचिए, जो लड़की को देखने के लिए 35 लोगों की बारात लेकर आया है वो शादी में क्या करेगा। सुबह से 3 बार प्रदीप जी के यहाँ नाश्ता चला गया। इतनी खातिर करवा रहे ये लोग। भगवान न करे प्राची की शादी इस घर में हो गई तब तो दिक्कत ही है। इतने लोगों में हम भी अंदर चलते हैं, सही से पता चलेगा, ज़रा पेट पूजा भी हो जाएगी। और सुरेश और विवेक भी अंदर आ जाते हैं। पर अंदर का माहौल तो इतने लोगों के होने के बावजूद भी ऐसा गुमसुम था मानो किसी का इंटरव्यू चल रहा हो। पूरी सब्जी तो आपने मुझे बनाकर खिला दी बेटा, पर अनुभव के पापा को तो तेल मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे में क्या करोगे आप? अंकल जी के लिए मैं कुछ सादा सा बना दूंगी, जैसे कि उपमा पोहा। किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकती ना आंटी जी। मैंने तो पूछ लिया दीदी, आप ही कुछ पूछ लीजिए। वही तो, बिना बुआ की हामी की शादी होती है क्या? तो बताओ बेटा, कभी तुम विदेश गई हो? नहीं आंटी जी, अभी तक तो नहीं गई। खुद विदेश नहीं गई हो तो शादी के बाद हमारे बेटे को हनीमून पर विदेश ले जाने की जिद तो नहीं करोगी ना? अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी। जहाँ उन्हें ठीक लगे मैं वहाँ चली जाऊँगी। वैसे ये आंटी आंटी क्या होता है बेटा? नए ज़माने की हो लगता है। बुआ हूँ मैं सभी की। हाँ बुआ। अरे लड़के का मामा तो रह गया। तो पढ़ाई में कैसी हो बेटा तुम? मैंने तुम्हारा बायोडेटा देखा था, ग्रेजुएशन किया है तुमने। पर क्या ग्रेजुएशन, क्या LLB, शादी के बाद तो सब धरा रह जाता है। मेरी मिसेस भी, यानी कि तुम्हारी शायद होने वाली माँ भी उस ज़माने की ग्रेजुएट है। पर मुझे तो ऐसी बीवी चाहिए थी जो मेरे आगे पीछे घूमे, काम में जब मैं थका हारा घर आऊँ तो घर पर पहले ही खाना बना कर रखे, मेरी सेवा करे। हमारा अनुभव भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो शादी के बाद फ्यूचर की चिंता वाली बात मत करना बेटा। नहीं नहीं भाई साहब, प्राची को हमने ऐसी परवरिश दी ही नहीं कि वो अभी कुछ कहे और बाद में कुछ। अगर उसे पढ़ना ही होता तो शादी क्यों करवाते हम अपनी बेटी की। देखिए भाई साहब, बच्चे से बात हो रही है ना, आप बीच में मत बोलिए। ऐसा है कि माँ बाप बात को 19-20 करके शादी फिक्स करवा देते हैं और फिर नुकसान तो लड़के के परिवार को भुगतना पड़ता है। इसी तरह एक एक करके सभी कोई प्राची से सवाल पूछते जाते हैं और सभी की सहमति के बाद गौतमी कहती है, अभी के हिसाब से कहे तो सबकी तो हाँ ही है। बस मेरी जिठानी यहाँ पहुँच नहीं पाई, मैं उनसे ना ज़रा फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। और अपनी जिठानी से कंफर्मेशन लेने के बाद गौतमी शादी के लिए हाँ कर देती है और बिना देरी किए अगले ही हफ्ते शादी की डेट भी निकलवा लेती है। 7 दिनों के अंदर इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा समधन जी? तो आप क्या चाहते हैं, हम अपना नुकसान कर लें? अभी प्राची को देखने ऐसे भी पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। ये लोग वापस जाएंगे, फिर शादी के वक्त टिकट करवा कर अपना खर्च करवा लेंगे। इससे अच्छा है ना कि लगे हाथ में सबको यहीं रोक लूँ और शादी के बाद ही भेजूँ। शादी निपटा कर ही लौटेंगे, क्या दीदी? और नहीं तो क्या, रोके के बाद ज़्यादा दिन तक शादी रोकने से लड़की के रिश्तेदार उसे दुनिया भर की पट्टी पढ़ा देते हैं। इसीलिए ना शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आप तैयारी शुरू कर दीजिए भाई साहब। वैसे भी आज के ज़माने में तो बस पैसे फेंकने की देरी है, 2 मिनट में मंडप छूट जाता है। और अपनी बिन माँ की बेटी की शादी प्रदीप गौतमी के घर करा देता है। शादी के दूसरे दिन घड़ी का कांटा 6 पर पहुंचता नहीं कि किरण की आंख खुल जाती है और उठते ही वो अपनी भाभी को उठा देती है। क्या बात है दीदी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? 3 बजे तो अभी अभी हम सोए थे। तू भी ना गौतमी, पता नहीं कब समझेगी। बहू के सामने तू ही अगर देरी से उठेगी तो उसे भी देर से उठने का मौका मिल जाएगा और पहले दिन मिली हुई छूट जिंदगी भर की छूट मान ली जाएगी। अब इस मसले को ना आप ही देख लीजिए दीदी, प्राची आपके भतीजे की बीवी है। और किरण सीधा प्राची के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगती है। आंखें मलती हुई नींद में नाइट ड्रेस पहने प्राची दरवाज़ा खोलती है। अपने ससुराल में हो तुम बहू, मायके में नहीं। जब भी दरवाज़ा खोलो दुपट्टे से सर ढक लिया करो, यहाँ बड़े बुजुर्ग भी हैं। जी बुआ जी। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। और ब्राउन कलर की साड़ी पहनकर तैयार होकर प्राची अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही मोना कहती है, मानना पड़ेगा भाभी,
जब मैं ब्याह कर आई थी तो आप तो मेरी सारी हरकतों पर नज़र रखती थी। शादी के 1.25 महीने तक ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। मजाल थी मेरी कि कमरे से इस तरह बेधड़क निकल आऊँ, वो भी सुहागरात की बात। पर आजकल सब इतना खुला हो गया है कि क्या कहें। यही मैंने किया होता तो आप मेरी शिकायत अपने भाई से लगा देती, और अपनी बहू की बारी आई तो कुछ नहीं। तेरे ऊपर मैं थी तो इसके ऊपर भी तो तू है ना। तेरी भी तो बहू लगती है प्राची, तू ही बोल दे। घर में दादी जी हैं, मामी जी हैं, कितने सारे बड़े लोग हैं, किसी से भी सलाह ले लेती तुम प्राची। बिना पूछे ये ब्राउन कलर की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? अब शगुन करवाना चाहती हो क्या? अब तुम कंवारी नहीं रही कि कभी भी कुछ भी पहन लिया। सॉरी मामी जी, गलती हो गई, मैं अभी जाकर साड़ी बदल लेती हूँ। और लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर प्राची अपने कमरे से बाहर आती है और मोना से पूछती है, मामी जी पहली रसोई में क्या बना लूँ? मैं तेरी सास हूँ क्या, मुझसे पूछ रही है? अपनी सास से पूछ। फिर अभी मैंने कुछ फरमाइश कर दी तो पूरा जीवन तू मुझे ये ताना देगी, पहली रसोई तक मामी जी ने अपने मन की बनवाई थी। अरे नहीं नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं मम्मी जी से पूछ लेती हूँ, क्या बना लूँ मैं पहली रसोई में मम्मी जी? इतनी अकल तो तुझे खुद होनी चाहिए बहू। ऐसा तो नहीं है कि तुझे एक ही डिश बनानी है कि मैं बताऊं कि इतने लोगों के लिए कौन सा मीठा बनाए। खाना तो सभी का बनेगा ना, वो भी पूरे एक वक्त का। तो तू देख कर बना, ऐसा कुछ बना जिससे सबका पेट भरे, साथ में मीठा नमकीन। अब घर से मेहमान रूठ कर जाएंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। मेरे लिए तो खाना अलग से बना देना बहू, जिसमें शुगर ना हो और तेल कम हो। सभी की हिदायत देने के बाद प्राची रसोई में जाकर अपने ससुर के लिए अलग खाना बनाती है और सभी के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। प्राची पूरियाँ बेल रही थी तभी रसोई में अनुभव आता है। हे भगवान प्राची, तुम्हें ये भी नहीं आता क्या? हटो, मैं बताता हूँ ऐसे बनती है क्या पूरिया? और गैस ऑन छोड़ दिया तुमने, ऐसे तो सब्जी जल जाएगी। और ये कौन सा तेल इस्तेमाल कर रही हो तुम? हमारे घर में कोई रिफाइन इस्तेमाल नहीं करता, सारा खाना सरसों तेल में बनता है। हटाओ इसे। पर ये मुझे कैसे पता होता, मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे घर पर तो रिफाइन में ही खाना बनता था। पर ये तुम्हारा घर नहीं है ना प्राची, पूछना तो चाहिए तुम्हें किसी से। ठीक है कोई बात नहीं, पहली गलती समझकर माफ कर देता हूँ। 20-25 लोगों का खाना एक साथ बनाने के बाद पसीने से तरबतर भीगी हुई प्राची बाहर आती है और कूलर के सामने खड़ी हो जाती है। बहू को इतना तो तरीका सिखा दिया होता बहना तुमने कि यहाँ सारे जेंट्स बैठे और ये कूलर के सामने खड़ी हो गई। हमें गर्मी नहीं लग रही क्या? हवा रोककर खड़ी हो गई है, ये क्या बात हुई है? अब मैं क्या ही बताऊं, फिर लोग कहेंगे सास उंगली करती है। अब जब खुद की इतनी भी अकल नहीं है तो मैं क्या बोलूं भैया। तुम पहली नहीं हो बहू जिसे रसोई में काम करना पड़ रहा है, मैंने भी किया है। और मेरे वक्त तो 40-50 लोग घर पर रहते थे, ऊपर से गैस भी नहीं था, चूल्हा जलाना पड़ता था। पर तब भी हम हवा हाँकते हुए पसीने से भीगी हालत में बाहर सिंपैथी लेने नहीं आते थे। मैंने सोचा ज़रा सुस्ता लूँ, सॉरी मम्मी जी। प्राची सर झुकाकर रसोई में जाने लगती है। रुको रुको बहू, ऐसी हालत में तुम्हारा पसीना अगर खाने में गिर गया तो मैं नहीं खाने वाली उस खाने को। जाओ नहा धोकर कपड़े बदल कर आओ। शादी के बाद अपने ससुराल का पहला दिन और प्राची के सर पर पूरा ससुराल तांडव करना शुरू कर देता है और प्राची को सभी की पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। हद होती है किसी चीज़ की। कहाँ पापा खुश हो रहे थे कि सिर्फ सास ससुर है, ना कोई ननद, ना जिठानी, ना देवरानी। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर में मेरे सर पर तो 5-5 सास बैठी है। ये करो वो करो, ऐसे चलो वैसे चलो, हद होती है किसी चीज़ की। प्राची अपने पापा को कॉल लगाती है और सारी बात बताती है, जिस पर प्रदीप कहता है, इस तरह छोटी छोटी बातों को बड़ा करोगी बेटा तो कभी अपना संसार नहीं बसा पाओगी। औरतें तो धरती की तरह होती है, उन्हें तो बहुत कुछ सहना होता है। तेरे सर पर तेरी माँ भी नहीं है और इस तरह अपने ससुराल वालों की बातों पर नाराज़ होकर अगर तू यहाँ फ़ोन करेगी तो लोग क्या कहेंगे? मेरी परवरिश का सवाल उठाएंगे ना बेटा, तेरी मरी हुई माँ के बारे में बुरा बोलेंगे, ज़रा सोच। ठीक है पापा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको फ़ोन नहीं करूँगी। सभी को नाश्ता करवाने के बाद प्राची कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है, जहाँ पहले से ही किरण थी। ये क्या बहू, कल ही तेरी शादी हुई है और आज तो छत पर आ गई? तुझे पता है ना नई दुल्हन को कितनी जल्दी हवा लग जाती है। और ये सर खुला क्यों है तेरा? हम लोग यहाँ हमेशा के लिए तो है नहीं, कुछ दिनों में अपने अपने घर को रवाना हो जाएंगे, तो कुछ दिन तो कायदा रख लो, फिर डंडा बजाना सास के सर पर। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा क्यों होगा? और ये तो आपका भी मायका है,
आप जब तक चाहे रहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, दोपहर को बैंगन की सब्जी बना लेना, मेरा बैंगन खाने का मन है। कपड़े सुखाने के बाद जैसे प्राची नीचे उतरती है, सभी एक एक करके खाने में अपनी फरमाइश बताना शुरू कर देते हैं। मुझे तो चावल के बिना तृप्ति नहीं होती, मेरे लिए चावल बना देना। और मोना डार्लिंग, तुम क्या खाओगी साथ में, एक बार में ही बता दो। दाल चावल बना रही हूँ प्राची, तो साथ में भिंडी की सब्जी भी बना लेना और 2 फुलके सेंक देना छोटे छोटे, बिना घी के। घी मैं नहीं खाती। और अपने मामा जी के लिए पराठे बना देना। पराठे बन रहे तो मैं भी आलू के पराठे खाऊंगा, क्यों मम्मी? पराठों में मेहनत ही क्या जाती है, 2 आलू उबालने होते हैं और आटा तो लगेगा ही। एक काम करना बहू, तेरे पापा जी ने सुबह गोभी लाई थी तो गोभी के ही कुछ पराठे बना देना, है कि नहीं? मुँह का स्वाद बदल जाएगा सभी का। और एक एक कर सभी अपनी फरमाइश बताते जाते हैं। ये सब कुछ बेबी सुन रही थी। अपने कमरे से इशारा कर बेबी अपने पोते की बहू को अपने कमरे में बुलाती है। आपकी क्या फरमाइश है दादी जी, क्या बना दो खाने में? ये लोग तुझे यहाँ बहू बना कर लाए या काम वाली? तुझे लग रहा होगा बेटा कि ये लोग कुछ दिन में चले जाएंगे, पर महीने के 20 दिन पूरा का पूरा जमावड़ा यहीं रहता है। परेशान परेशान कर देंगे तुझे। तो मैं क्या करूं दादी जी, पापा तो मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। जैसे पति एक होता है वैसे सास भी एक ही होनी चाहिए, पर तेरे तो 5 है। अब जब सभी सास बनना चाह रहे हैं तो सबको सास बना दे। मतलब दादी? मतलब कि अगली सुबह 8 बजे नीले रंग की टोपी, पीले रंग का पटियाला सूट पहनकर, हाथ में बल्ला लिए प्राची घर के अंदर आती है। ये क्या है बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है तू? और इतना अतरंगी अवतार क्यों लिया है तूने? वो क्या है ना बुआ जी, बहू तो मैं सबकी हूँ, तो सुनना तो सबका होगा ना। मोहल्ले में जब बहू आएगी तो सबकी उससे कुछ न कुछ उम्मीदें तो होंगी ही। कल रात जब खाने पर परविंदर आंटी आई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे पटियाला में दिखना चाहती है। ये सूट भी उन्होंने ही मुझे दिया है। और अंकल तो क्रिकेट के कितने बड़े फ़ैन हैं, ये आपसे छिपा नहीं होगा। उन्होंने ही मुझे ये कैप और बैट दी। अब बहू किसी की बड़े की बात तो काटती अच्छी नहीं लगती, तो पहन लिया। ठीक किया ना मैंने? हाँ ठीक ही किया बहू। दोपहर में खाने के वक्त प्राची सभी के लिए सलाद और खिचड़ी बनाती है और टेबल पर सजा देती है, जिसे देखते ही सब भड़क जाते हैं। दूसरे ही दिन औकात में आ गई तू बहू। हमारे यहाँ कोई खिचड़ी नहीं खाता, है कि नहीं जी? हाँ डार्लिंग, बिल्कुल। दादी तो खाती है ना खिचड़ी। आज दादी जी ने मुझे कहा था कि शनिवार है, आज घर में खिचड़ी ही बनानी और सबको खानी भी चाहिए। ऐसे घर में ना तरक्की होती है। अब घर में सबसे बड़े बुजुर्ग की बात काटती हुई अच्छी तो नहीं लगती ना मैं मम्मी जी। कोई गलती हुई क्या मम्मी जी मुझसे? अब माँ जी ने बोला तो फिर ठीक किया। इसी तरह रोते रोते सभी उस खिचड़ी को निगलते हैं। अब गौतमी को अपनी बहू से कुछ भी करवाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो तो हर वक्त किसी और के ही काम में लगी रहती। ए बहू, ज़रा मेरे घुटनों पर तेल तो लगा दे। अभी तो मैं दादी जी की मालिश कर रही हूँ मम्मी जी। फिर बुआ जी ने उनका फेशियल करने को कहा है। फिर मामी जी ने उनके साथ शॉपिंग पे जाने को कहा है। इस सब के बाद में मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक अमावस्या की रात सुहागन की तरह तैयार होकर प्राची घर के दरवाजे की तरफ मुंह करके लोबान, उपले, सिंदूर और लाल मिर्च लेकर बैठ जाती है। उसे इस तरह बैठा देखकर सभी घबरा जाते हैं। ये इसे क्या हो गया मम्मी, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगी? दीदी आप ही पूछिए, आपकी बहू है। ये क्या बात हुई? काम के वक्त तो सब इसे अपनी बहू कहते थे। दीदी आप पूछिए ना। मैं क्यों बुरी बनूं भाभी, आप समझिए ना। बहू, ये क्या कर रही है तू? तेरे ऊपर कोई साया है क्या? नहीं मम्मी जी, हमारी नागपुर वाली मौसी का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह घर में धुआं करने से काली शक्तियाँ दूर रहती है। अब किसी बड़े की बात कैसे काटती मम्मी जी, मैं तो सबकी बहू हूँ ना। सही किया ना मैंने? अरे घंटा सही किया, तू मेरी बहू है। तुझे अब किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ मेरी सुना कर। और आप सबसे गुजारिश है, अब शादी को 2 महीने हो गए, आप सब विदा लीजिए। देख ले भाई, कैसे तेरी बीवी मुझे घर से जाने को कह रही है। सिर्फ तेरी भाभी नहीं, तेरी माँ भी तुझे अपने ससुराल जाने को कह रही है। जा अपने घर, संभाल उसे।
जिसे देखो बस मेरी बहू के पीछे पड़ा रहता था, ये करो वो करो। अरे वो बेचारी इंसान है या कोई मशीन? एक इंसान पर इतना बोझ डालोगे तो ये तो नहीं था। अब सभी को समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दो प्राची, इस सब में सबसे बड़ी गलती तो मेरे से होगी। तुम मेरी बीवी हो पर मैंने तुम्हें सबके हवाले कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे भी माफ़ कर दे बहू, इतना सब सुनने के बाद भी तू चुप रही। तुझसे अच्छी बहू तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती थी। और दादी सास और बहू की इस तालमेल के कारण सब कुछ अच्छा हो जाता है।